आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट। सेकेंड का मतलब कोबाल्ट के ऊपर 2 पॉजिटिव है। क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर 109 मिनट्स। तो कह रहा है कि कितना कोबाल्ट मेटल ग्राम में डिपॉजिट होगा यदि कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए 10 एम्पियर करंट 109 मिनट तक दी जा रही है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। कोबाल्ट का एटॉमिक मास दे दिया है 59 यूनिट। तो इसको देखते हैं, जैसे दिया है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए, तो फैराडे के नियम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और दोनों फैराडे के नियम लागू होंगे। एक तो Q इक्वल टू IT होता है, तो W इक्वल टू ZIT एक होता था पहला समीकरण, और दूसरा W अपान E इक्वल टू, मतलब अगर 2 हमारे पास धातुएं हैं और उनमें तुलना किया जाए कि इलेक्ट्रोड पर कौन कैसे कितनी मात्रा में इकट्ठा होगा, तो W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2 इस तरह हम लोग लिखते थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होंगे, डिपॉजिट होंगे, तो वो उनके ग्राम तुल्यांक के रेशियो में होंगे। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि W अपान E ये इक्वल टू हो जाएगा Q के, जो आवेश दिया जा रहा है उसके समानुपाती या समानुपाती होगा, समानुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। इस तरीके से मतलब जो आवेश करंट दी जा रही है, तो करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ चार्ज के रेट को हम करंट कहते हैं। तो उसी के रेशियो में ये W अपान E मतलब के रेशियो में आवेश इकट्ठा होगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि W अपान E इक्वल टू IT हो जाएगा। Q इक्वल टू IT होता है, तो IT रख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए जो I है हमारा करंट, तो अगर हम जैसे ये Q हमारा चार्ज कूलाम में होता है, तो ये IT है हमारा, तो समय के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो समय के हिसाब से लिखना है और उसमें फैराडे भी आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए फैराडे नियम के हिसाब से आप लोग 2 फार्मूले याद करिए। W इक्वल टू ZIT और E इक्वल टू Z इंटू 96,500, ये 2 फार्मूले याद करिए। तो Z इक्वल टू हो जाएगा E अपान 96,500, तो इस जगह Z की जगह रखेंगे तो W इक्वल टू E अपान 96,500 हो जाएगा, और ये IT तो ऐसे रहेगा। तो वही चीज़ देके रखी गई है। तब सब वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो वैल्यू रखने से पहले ये 2 फार्मूले आप लोग याद करिए। ये 2 फार्मूले याद होना चाहिए, W इक्वल टू ZIT और E इक्वल टू Z इंटू 96,500।
तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू हमको दिया है 10 एम्पियर, टाइम दिया है 109 सेकेंड, 109 मिनट होगा, उसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे। और ई हमको देखिए डब्लू दिया है क्वेश्चन में डब्लू दिया है, तो जब डब्लू दिया है और कोबाल्ट का बैलेंसी दे दिया है, ब्रैकेट में ऐसे 2 लिखा था ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है कि +2 फॉर्म में रहेगा। तो इसका मतलब W अगर 59 है यानी एटॉमिक वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तुल्यांकी भार 59 बटे ये वैलेंसी, तो बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 59 और ये नीचे बटे में 2 लिखा है, तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पर 19.99 यानी लगभग 20 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो 51 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जो Al2O3 है वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा रिड्यूस किया जा रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन एट लो पोटेंशियल एंड हाई करंट। पोटेंशियल लो रखा जा रहा है और करंट अधिकतम दी जा रही है। If 4 × 10⁴ amperes of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours, कह रहा है अगर 4 × 10⁴ एम्पियर की करंट मोल्टन Al2O3 मतलब गलित Al2O3 मतलब पिघला हुआ, उस स्थिति में अगर भेजा जाए 6 घंटे के लिए, तो कह रहा है व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड। तो एल्यूमिनियम का कितना मास प्रोड्यूस होगा। एज्यूम 100% करंट इफिशियंसी। 100% करंट इफिशियंसी का मतलब पूरी करंट से ये मास डिपॉजिट होगा, जरा भी उसमें करंट बर्बाद नहीं जाएगी। मास ऑफ एल का एटॉमिक मास दे दिया है 27 ग्राम प्रति मोल। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये 3 इधर आएगा, बहुत बार बता चुके हैं, और ये 2 इधर जाएगा। इसका मतलब एल की हमारी बैलेंसी कितनी है, +3 है। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालें तुल्यांकी भार, तो एटॉमिक वेट हमको 27 दिया है, अपान वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी कितना है 27 बटे ये 3 यानी 9 हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट किसके लिए, एल के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपान वैलेंसी, ये याद कर लीजिए, अपान वैलेंसी यानी संयोजकता, परमाणु भार अपान संयोजकता बराबर तुल्यांकी भार। तो ये हमारा ई की जगह 9 रखेंगे, इसीलिए हमने इसको पहले से आपको बता दिया ताकि कोई प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर वही फार्मूला लगा दिया E = Z × 96,500। तो ये करके हमें पता चल जाएगा कि Z कितना है। तो ये आ गया, देखिए E की जगह वही 27 परमाणु भार है एल्युमिनियम का और 3 उसकी वैलेंसी, तो 3 का भाग दिया, तो ये हो गया Z × 96,500। ये फार्मूले होते हैं ये, और W = ZIT, ये 2 याद कर लीजिए। E = Z × 96,500 और W = ZIT, 2 फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। तो ये देखिए Z निकल के आ गया, Z × 96,500। Z कांस्टेंट है जिसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो Z आ गया 9 बटे 96,500। अब अप्लाइंग द फार्मूला, आप फार्मूला लगा देंगे W = ZIT। तो कितना भार यानी उसमें इकट्ठा हो रहा है इलेक्ट्रोड पर वो निकालना है, तो वो होगा हमारा W = ZIT। तो W = Z हमको पता है 9/96,500 गुणे I हमको दिया है 4 × 10⁴ एम्पियर प्रवाहित की गई, कितने देर के लिए, 6 घंटे के लिए। तो 6 को मिनट में बदलेंगे तो 60, फिर सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 का गुणा होगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 6 घंटे में 6 में 36 का गुणा कर दें, या 6 में 60 2 बार का गुणा कर दें।
तो आ जाएगा 8.1 × 10⁴ ग्राम। तो 52 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एट मास 27 mu इज डिपोजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al+3 सॉल्यूशन बाय ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कह रहा है 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिट होता है कहाँ पर? कैथोड पर। कैथोड पर तो जाहिर सी बात है कि कैथोड पर हमारा क्या होता है? रिडक्शन यानी अपचयन, यानी Al+3 Al के रूप में बन करके जमा होगा, तभी पॉजिटिव से 0 वैलेंसी होगी, यानी अपचयन या रिडक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कि 27 है तो इसमें फिर 3 का भाग देंगे तो 9 बचेगा हमारे पास, जैसा ऊपर क्वेश्चन में किया है, क्योंकि जो तुल्यांकी भार है वो एटॉमिक वेट अपान वैलेंसी होता है, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो कह रहा है कुछ क्वांटिटी है आवेश की जो प्रवाहित की जा रही है इसमें। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP फ्रॉम H+ आयन इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी। तो कह रहा है अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो H+ आयन से H2 का डिपोजिशन हो अगर कैथोड पर अपचयन होता है, यानी ऊपर का पॉजिटिव पावर घटाया जाता है। तो H+ जो है H2 के रूप में जब बदलेगा तो पॉजिटिव से 0 होगा, यानी घट रहा है। तो जाहिर सी बात है अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पर ही होगा। तो कह रहा है कि 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिट होती है कुछ मात्रा बिजली की प्रवाहित करने पर, आवेश की देने पर। तो कह रहा है अगर उतनी ही मात्रा आवेश की दी जाए तो हाइड्रोजन आयन से कितना हाइड्रोजन डिपोजिट होगा कैथोड पे, ये हमको बताना। तो पहले इससे हम करंट निकाल लेंगे या आवेश निकाल लेंगे, फिर फार्मूले में आगे बढ़ेंगे। तो H2 के लिए उसी का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वी नो दैट 1 फैराडे चार्ज लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर 1 फैराडे आवेश भेजा जाए किसी विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट में तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिट होता है। कैथोड या एनोड पर जो भी इलेक्ट्रोड है वहां पर 1 ग्राम तुल्यांकी या 1 तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ इकट्ठा होता है। तो दिस इज द फैराडे लॉ, यही हमारा फैराडे का नियम है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? 27/Al का पॉजिटिव 3 पावर है ऊपर, इसलिए 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Al इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Al। तो हमने अभी पढ़ा ऊपर कि 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिट होता है। तो देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना हुआ? 9। तो 1 फैराडे से 9 इकट्ठा हुआ तो 4.5 कितने से इकट्ठा होगा? 9 का आधा हो जाएगा। 9 का आधा 4.5 है तो 1 का आधा 0.5 हो जाएगा। तो देखिए 0.5 हो गया। जाहिर सी बात है कि जब 1 फैराडे बिजली डालने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पदार्थ इकट्ठा होता है तो एल्युमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट 9 है, तो 9 इकट्ठा होगा 1 फैराडे से, तो 4.5 कितने से इकट्ठा होगा? आधे फैराडे से, तो वही 0.5 आ गया। इतना 1 फैराडे से इकट्ठा होगा, और इतना इकट्ठा हो रहा है क्वेश्चन में बता रहा है, शुरू में ही लिखा है कि 4.5 ग्राम इक्विवेलेंट इकट्ठा हो रहा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए फिर से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये देखिए 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, तो ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है, इकट्ठा होता है, हमको पता है। तो ये जो 4.5 ग्राम है ये इक्विवेलेंट वेट है, ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट वेट है, ये वेट नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के हिसाब मतलब है तो वेट ही, लेकिन इक्विवेलेंट के रेशियो में डिपॉजिट होता है। तब आगे देखते हैं।
तो हमको पता चल गया कि जब 4.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो आधा फैराडे बिजली भेजी गई होगी। तो ये आधा फैराडे आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम आ गया 0.5। इतने ग्राम, देखिए 4.5 ग्राम इकट्ठा हो रहा है, तो 1 ग्राम तुल्यांक से 9 ग्राम तुल्यांक है एल्युमिनियम का। तो जाहिर सी बात है कि 9 ग्राम इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन 4.5 ग्राम इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.5। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल जब 0.5 होगा तो यही फैराडे के बराबर होगा, क्योंकि 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इतने ग्राम इक्विवेलेंट, इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, आधे फैराडे के। तो आधे फैराडे का आवेश प्रवाहित किया गया, यानी 0.5 इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड 0.5, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना होगा 0.5 इक्विवेलेंट। ये भी होगा। अब बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए था, यहाँ पर H2 के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए H2 तो गैस है, एल्युमिनियम ठोस था, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया था। यहाँ पर H2 ठोस नहीं गैस है, तो इसका आयतन लिया जाएगा। तो STP पर चूंकि बोला है, तो STP पर 22.4 लीटर जो होता है 1 मोल के तुल्य होता है, 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, अब देखें H2 गैस हमको बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि H2 बनाने के लिए 2H प्लस चाहिए, तो 2H प्लस, इससे H2 गैस बनेगी। तो 1H प्लस के लिए 1 प्लस होगा, तो 2 के लिए 2 प्लस होंगे। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालें H2 का, तो क्या करेंगे, जो इसका आयतन होगा उसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है। 1H से हम H2 नहीं बना सकते, 2 से बना पाएंगे, तो 2 का भाग दिए तो आ गया 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर हाइड्रोजन हमारी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इक्विवेलेंट ऑफ H2 11.2। अगर ध्यान दीजिए, अगर जो है 1 फैराडे की बिजली प्रवाहित की जाए, तब ये ग्राम तुल्यांक निकला है, तो 1 फैराडे की बिजली प्रवाहित की जाए तब इतना होगा। और कितना बिजली दी जा रही है, आधा फैराडे। नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड इज 0.5। तो आधा फैराडे बिजली दी जा रही है, तो 11.2 में आधे का भाग, मतलब 0.5 का गुणा करेंगे, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.5 इक्विवेलेंट ऑफ H2। तो 1 इक्विवेलेंट से 11.2 है, तो आधे से 11.2 गुणे 1/2 या 0.5, तो यह आ जाएगा 5.6 लीटर एट STP। तो ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें आपको गलत नहीं करना है, और सही से क्वेश्चन को समझना है और करने का प्रयास करना। अब 54 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na व्हेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज टेकन। कह रहा है अगर हम विद्युत अपघटन कराएं NaCl का और उसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करें, तो देन H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो H2 हमारी कैथोड पर निकलती है, यानी अब चयन होता है कैथोड पर, तो जैसे बात है कि H प्लस H2 में कैथोड में ही बदलेंगे। वाइल विद Hg कैथोड इट फॉर्म्स सोडियम एमलगम। लेकिन अगर प्लेटिनम की जगह हम Hg का कैथोड बना दें, मरकरी का अगर कैथोड बना दें, तो कह रहा है सोडियम अमलगम बन जाता है, यानी NaHg बन जाता है। सोडियम अमलगम NaHg को कहते हैं। तो कह रहा है द रीजन फॉर दिस इज, ऐसा क्या रीजन है कि जब हम Hg का कैथोड यूज करते हैं तो हाइड्रोजन नहीं निकलती, NaHg बनता है। तो इसका रीजन क्या है हमको बताना है। तो देखिए एक एक बात को हम अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये केवल जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव के कम ज़्यादा होने की पूरी कला है। तो देखिए कह रहा है व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर,
जब हम पानी में सोडियम क्लोराइड को डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। वाटर कैसे टूटेगा? तो वाटर आल्सो डिसोसिएटेड, पानी भी टूटेगा किसमें? H2O हमारा H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो कह रहा है ड्यूरिंग पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिएगा, जब हम करंट को फ्लो करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में तो Na प्लस और H प्लस आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड। तो Na प्लस और H प्लस आयन क्या करते हैं कि कैथोड की ओर आते हैं, यानी इनका अपचयन होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो H प्लस H2 के रूप में और Na प्लस जो है हमारा Na के रूप में आता होगा। तो कह रहा है हाउ यू आर ओनली H प्लस आयन आर डिस्चार्ज मोर रेडियली देन Na प्लस आयन बिकॉज ऑफ दियर लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो कह रहा है कि जो कैथोड पर जब Na प्लस और H प्लस आते हैं तो देखिए बता रहा है कि केवल H प्लस आयन ही डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि H प्लस आयन का इलेक्ट्रोड विभव कह रहा है Na प्लस आयन की तुलना में कह रहा है ओनली H प्लस आयन आर डिस्चार्ज मोर रेडियली। H प्लस आयन बहुत तेजी से डिस्चार्ज होते हैं यानी निष्क्रिय होते हैं दैन Na प्लस की तुलना में। बिकॉज क्योंकि ऑफ दियर लो डिस्चार्ज पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज हाइड्रोजन इज लोअर देन सोडियम। क्योंकि H प्लस का लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है H प्लस का Na प्लस की तुलना में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज जो हमने NCERT में पढ़ी है उसमें Na प्लस से नीचे आता है H प्लस, इसलिए इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा लो है, इसलिए बहुत तेजी से डिस्चार्ज होता है। तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि कह रहा है H प्लस आयंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू न्यूट्रल आइटम। तो क्या करेंगे कि जो H प्लस है इलेक्ट्रॉन को ले करके न्यूट्रल आइटम यानी H2 में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है सारी कहानी बता दी गई। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि H प्लस इलेक्ट्रॉन ले करके H और फिर H और H आपस में मिल करके H2 बना देते हैं। तो Cl माइनस एंड OH माइनस आयन मूव टूवर्ड्स एनोड। अब क्या होता है कि जो Cl माइनस और OH माइनस है ये एनोड की ओर चले जाते हैं। Cl माइनस आयन लॉस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू न्यूट्रल आइटम। और एनोड पर क्या होता है कि Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन यानी ऊपर वाली पावर बढ़ती है तो निगेटिव से बढ़ेगी तो क्या होगी? जीरो होगी। तो Cl से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का और Cl2 का न्यूट्रल आइटम प्राप्त होता है। कैसे? एट एनोड तो Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब तो Cl बन जाएगा। देखिए इधर निगेटिव लगाए या इधर पॉजिटिव लगाए एक ही बात है। इधर पॉजिटिव कर सकता था Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, पीछे रिएक्शन हम वैसे ही पढ़े हैं, केवल यहाँ पर ही निगेटिव पढ़े। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Cl बनाएगा और फिर दो Cl आपस में मिल करके Cl2 बनाएंगे, ये कैथोड पर होगा, लेकिन H2 वाला खेल एनोड पर होगा। इफ मरकरी इज यूज एज कैथोड। अब देखिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर सारा खेल चल रहा था, लेकिन अगर प्लेटिनम की जगह हम मरकरी का कैथोड यूज कर लें तो कह रहा है H प्लस आयंस आर नॉट डिस्चार्जेज एट मरकरी कैथोड बिकॉज मरकरी हैज ए हाई हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। तो अगर हम मरकरी का यूज कर लेंगे तो मरकरी में वाले कैथोड पर H प्लस आयन नहीं डिस्चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि मरकरी का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मरकरी हैज ए हाई हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज, हाइड्रोजन के लिए हाई ओवर वोल्टेज है मरकरी में। तो कह रहा है Na प्लस आयन आर डिस्चार्ज एट द कैथोड। तब अब हाइड्रोजन की बजाय Na प्लस डिस्चार्ज होने लगेंगे कैथोड पर और प्रिफरेंस डिस्चार्ज एट द प्रिफरेंस इन Na प्लस आयन आर डिस्चार्ज एट द कैथोड इन प्रिफरेंस टू H प्लस आयन।
तो H प्लस आयन से ज़्यादा वरीयता मिल जाएगी Na+ को, और कैथोड पर Na+ हमारे डिस्चार्ज होंगे, यील्डिंग सोडियम, और सोडियम प्राप्त होगी। तो विच डिजॉल्व इन मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। अब यही सोडियम जो डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, ये मरकरी में घुल जाएंगे, क्योंकि दोनों धातुएं हैं, तो घुल करके सोडियम अमलगम बना लेंगे। तो एट कैथोड Na+ एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na बना लेगा, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन यानी अपचयन होता है। तो Na बन जाएगा, Na हमारा मरकरी से रिएक्शन करके सोडियम अमलगम बनाएगा। तो ये क्रिया होती है। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 55 नंबर में कह रहा है कि ये 5 एम्पीयर करंट इज पास थ्रू ए सोडियम ऑफ जिंक सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट 40 मिनट के लिए। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, 40 मिनट के लिए उसमें करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पीयर की। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो कैथोड पर कितना जिंक इकट्ठा होगा। अब देखिए कैथोड पर क्यों कह रहा है, क्योंकि Zn+2 के फॉर्म में रहता है। तो Zn+2 के फॉर्म में उसको हमें Zn बनाना है, न्यूट्रल करना है। तो +2 से 0 होगा तो क्या होगा, अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, इसीलिए कैथोड लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं। तो जो दिया है वो हम लिखते चले जाएंगे। तो करंट दे दिया है 5 एम्पीयर, टाइम दे दिया है 40 मिनट, सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो 2400 आ जाएगा। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिटेड, तो Q = IT। तो I हमारा 5 80 2400 तो आ गया 12,000 कूलाम। तो 12,000 कूलाम की करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए Zn को Zn में बदलना है, क्यों, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन ही होता है। तो Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो बन गया Zn। अब ये 1 मोल है, 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट के होता है, ग्राम तुल्यांक। 1 मोल = ग्राम कितना मॉलिक्यूलर वेट है, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, आइटम है तो एटॉमिक वेट। तो 1 मोल = 65.39 ग्राम। इतना एटॉमिक वेट होता है जिंक का। ये होता है पीरियोडिक टेबल में, आप देख सकते हैं। सिंस 2 चार्जेज, आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो 96,500 × 2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे। जब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, पीछे पढ़ चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फैराडे, यानी 2 × 96,500 कूलाम चार्ज इतना डिपॉजिट करेगा, इतना, क्योंकि 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा, इसके ग्राम तुल्यांक के बराबर। तो अगर हम ग्राम तुल्यांक इसका निकालें तो जैसे बात है कि ये एटॉमिक वेट है, तो इसमें जितना वैलेंसी हो उसका भाग देंगे, तो 65.39/2 हो जाएगा। तो 65.39/2 होगा, तो 2 इधर आएगा, तो वही Z में गुणा होगा। Z हमारा फैराडे कांस्टेंट है, और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो इतना डिपॉजिट करने के लिए कितना जरूरत पड़ेगी, 2 फैराडे की, क्योंकि 1 फैराडे से इसके ग्राम तुल्यांक के बराबर इकट्ठा होगा, यानी 65.39/2 इतना इकट्ठा होगा। ग्राम तुल्यांक के रेशियो में इकट्ठा होता है, ना कि एटॉमिक वेट के रेशियो में, तो ध्यान देना। तो इतने के लिए इसके जब बटे 2 करेंगे उतने के लिए 1 फैराडे, तो इतने के लिए 2 फैराडे, इसलिए 2 का गुणा किया गया। तो 2 फैराडे का है या 2 × 96,500 कूलाम का है, इतना आवेश कितना डिपॉजिट करेगा, 65.39 ग्राम जिंक। तो कह रहा देयर फॉर 12,000 कूलाम विल डिपॉजिटेड, तो इतने कूलाम से इतना, तो 12,000 से कितना होगा, तो इसको वही चूंकि इसलिए से कर लेंगे
तो चूंकि 65.39 इक्वल टू 2 गुणे 96,500 इसलिए 1 कूलाम, तो 2 गुणे 96,500 इसलिए इतने कूलाम से कितना डिपॉजिट होगा। इसको इस तरह करेंगे, दो गुणे 96,500 कूलाम से कितना डिपॉजिट हो रहा है, चूंकि कितना हो रहा है 65.39, तो इसलिए 1 से 63.39 बटे 2 गुणे 96,500, इसलिए इतने से, तो 12,000 से कितना होगा 63.39 बटे 2 गुणे 96,500 गुणे 12,000। वही देखिए यहाँ लिखा है 65.39 गुणे 12,000 बटे 2 गुणे 96,500, तो आ गया 4.065 ग्राम ऑफ जिंक। तो इतना जिंक हमारा डिपॉजिट होगा कहाँ पर, कैथोड पर, क्योंकि Zn+2 से Zn कैथोड पर ही बनेगा, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो +2 0 में बदलेगा कैथोड पर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 56 नंबर। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही था।